Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में इन्वायरमेंट के, और आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल से। लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन साइकिल को देखा था, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि कार्बन साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन साइकिल क्या होता है कि कार्बन भाई एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ से लेकर ये सॉइल में जाता है, सॉइल से फिर वापस ये इधर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन। तो ये कार्बन जो ऐसे पूरा साइकिल में घूमता है ना, इकोसिस्टम में, उसका हम प्रोसेस देखेंगे कि कार्बन कैसे कैसे कहाँ से आता है एटमॉस्फेयर में और कहाँ जाता है। ठीक है, तो वो पूरी एक साइकिल है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले कि हम ये बात करें तो थोड़े थोड़े फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कार्बन है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारे जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी का जो 49% है वो क्या है, कार्बन से ही बना है ना। इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक। 71% ऑफ द कार्बन इज़ फाउंड इन डिजॉल्व इन ओशियन। तो हम बोलते हैं कि भाई जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो तो सिर्फ 1% ही है ना। बाकी जितना परसेंट है वो कहाँ पर है, स्नो कैप्स में है ना, ओशियंस में है, राइट, पीट लैंड्स में है ना, पेड़ों में है ना। तभी तो हम बोलते हैं भाई डिफॉरेस्टेशन मत करो, प्लांट्स में भी है ना। तो ये मोस्टली जितना है वो तो सारा स्टोर्ड है ना। और हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्सट्रैक्टिंग ऑल दिस स्नो को हम मेल्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओशियंस को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, उसकी वजह से वापस कार्बन रिलीज़ हो रहा है। पीट लैंड्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम, और डिफॉरेस्टेशन तो कर ही रहे हैं। तो उस सब से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है ना। तो यही बोला जाता है कि भाई 1% ही जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में है ना। 71% ओशंस में है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में भी बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है कार्बन, जिससे हम ये सब निकालते हैं, ऑयल गैस जब हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इन सब से भी कार्बन रिलीज़ होता है ना। और जो रेस्पिरेशन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो यहाँ से भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना। जितने भी प्रोड्यूसर्स तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि पेड़ तो क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। बट रात में क्या होता है, रात में नाइट टाइम पे जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं ना। तो यहाँ सब से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना। फिर डिकम्पोजर्स जब होते हैं, डिकम्पोजर जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, कार्बन रिलीज़ होता है अगेन, है ना। एक ये प्रोसेस हो गया जहाँ से कार्बन रिलीज़ हो रहा है ना। जो डेड मैटर डिकम्पोजिशन जब होता है डेड मैटर का, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना। कुछ अमाउंट जो है वो लूज़ हो जाता है सेडिमेंट्स में, है ना, और सर्कुलेशन से रिमूव हो जाता है, कुछ ये होता है। फिर हम जो लकड़ियाँ जलाते हैं, फॉरेस्ट को जलाते हैं, इन सब से भी कार्बन बाहर रिलीज़ होता है ना। तो ये भी एक सोर्स है। फिर रैपिड डिफॉरेस्टेशन तो मैंने बताया, रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, है ना। तो जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है ना, जो व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से गैसेज निकलती हैं उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, तो वहाँ से भी हमारा रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जहाँ से कार्बन आता है एटमॉस्फेयर में। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ, पूरा साइकिल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ से प्लांट्स लेते हैं, है ना, प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में चला गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद रिलीज़ कहाँ कहाँ से होता है, पहले पहले देख लेते हैं आता कहाँ से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता कहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में जाता है, क्योंकि वो यूटिलाइज़ करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। उसके बाद जैसे प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यूटिलाइज़ करते हैं, वैसे जो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, वो यहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ओशन का, जो कि एटमॉस्फेयर से आता है ना, वो लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चला गया। अब देख लेते हैं कि आता कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड के आने के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं। पहला क्या है, वुड वगैरह की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना। फिर व्हीकुलर पॉल्यूशन से रिलीज़ होता है ना, जो व्हीकल्स हम चलाते हैं उसके एग्जॉस्ट से निकलता है,
तो वो यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये जैसे मान लो इनके जो काउडंग वगैरह होता है उसमें भी कार्बन होता है ना, तो वहाँ से भी रिलीज़ तो होता ही है। बट अगर जो ये जब ये मान लो इनकी डेथ हो जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर प्लांट की डेथ हो जाती है, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है ना, तो वहाँ से भी रिलीज़ होता है, ये डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना। फिर अगेन एक्वाटिक चेन की बात करें तो एक्वाटिक चेन में जब ये फिशेज़ वगैरह मर जाती हैं तो इनका डिकम्पोजिशन जब होता है तो भी रिलीज़ होता है ना। और फिशेज़ रेस्पिरेशन भी करती हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना। तो कितने सारे सोर्सेज से देखो रिलीज़ हो रहा है ना। फिर इसमें कुछ कुछ है नहीं, जैसे ये हम ऑयल एंड गैस जो ड्रिल करते हैं ना, उसमें भी फिर रिलीज़ होता है बाहर, है ना। स्नो कैप्स की मेल्टिंग हो रही है, उससे भी रिलीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ये सब बाहर जाता है ना। और आता कहाँ पे, आता इधर सब है, ठीक है। तो ये सिंपल है अपना, क्या है, कार्बन साइकिल है ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फॉस्फोरस साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो है वो बेसिकली एक सेडिमेंट्री साइकिल है ना, मतलब ये एटमॉस्फेयर से नहीं आता है फॉस्फोरस, ये बेसिकली रॉक से आता है ना। तो रॉक जो एज अ सेडिमेंट होते हैं वहाँ से आता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है, पहली बात तो ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा फॉस्फोरस आपको, किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का है, न्यूक्लिक एसिड्स का है, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स में आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनिमल्स को जो उनकी बोन्स होती हैं, शेल्स होते हैं, उन टीथ होते हैं, उनको बनाने में बेसिकली फॉस्फोरस हेल्प करता है। फॉस्फोरस नहीं होगा तो वो लोग नहीं बनेंगे, मतलब ये शेल्स, बोन्स एंड टीथ ये सब नहीं बनेंगे अगर फॉस्फोरस नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ मिलता है, आपके शेल्स, बोन्स और टीथ में मिलता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर में मिलता है, ठीक है। नेचुरल रिजर्वायर क्या है, कहाँ से आता है, नेचर में कहाँ से आता है, ये बेसिकली रॉक से आता है ना। तो बेसिकली कहाँ से आता है, रॉक से आता है। फॉस्फेट्स के फॉर्म में रॉक्स में ये स्टोर्ड रहता है फॉस्फोरस, ठीक है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, जब बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं, है ना, छोटे छोटे में, तो ये बेसिकली रिलीज़ होता है बाहर, मतलब सॉइल में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ दिस फॉस्फेट डिजॉल्व इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये बड़े रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं, इसमें फॉस्फोरस होता है फॉस्फेट्स के फॉर्म में। जब ये टूटते हैं तो सॉइल में कन्वर्ट होते हैं ना। तो बेसिकली सॉइल में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये प्लांट्स की रूट्स इसको ले लेती हैं, है ना। तो यहाँ से फॉस्फोरस इसमें चला जाता है ना। फिर प्लांट्स को खाते हैं कौन, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को खाते हैं कौन, कंज्यूमर्स, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स बेसिकली, है ना, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वो इनको खाते हैं, ठीक है। तो फिर इस टाइप से ये पूरे साइकिल में चेंज चलता रहता है फॉस्फोरस, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस, ठीक है। तो बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, है ना, वहाँ से भी ये फॉस्फोरस जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या है फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल में, पहला तो डिफरेंस यही है कि कार्बन जो है वो गैसियस साइकिल है और जो फॉस्फोरस है वो सेडिमेंट्री साइकिल है ना। और कार्बन बेसिकली एटमॉस्फेयर से भी आ सकता है थ्रू रेनफॉल वगैरह, है ना। जबकि एटमॉस्फेरिक इनपुट जो होता है फॉस्फोरस का वो बहुत ही कम होता है थ्रू रेनफॉल एंड ऑल दी स्टफ, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर से फॉस्फोरस आता है वो बहुत ही लेस होता है, नेग्लिजिबल होता है ना। गैसेस एक्सचेंज जो है फॉस्फोरस का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जो गैशियस एक्सचेंज होता है फॉस्फोरस का ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन में रिलीज़ होता है ना, वैसे फॉस्फोरस रेस्पिरेशन में नहीं रिलीज़ होता है ना ही ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है जहाँ से वो रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है कि गैसेस जो एक्सचेंजेस होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में नेग्लिजिबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो एक बार साइकिल डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कैसे कहाँ से आता है। तो ये एक बड़ा सा रॉक है ना, यहाँ पे फॉस्फेट्स हैं। ये जब वेदरिंग हुई इसकी छोटे छोटे में आया तो क्या हुआ, ये फाइनली सॉइल में चला गया फॉस्फोरस, है ना। सॉइल से इसने किसको ले लिया, प्लांट्स ने इनको ले लिया, है ना। फॉस्फेट था रॉक्स में, है ना, तो ये सॉइल में चला गया। सॉइल से किसने लिया इसको, प्लांट्स ने ले लिया। प्लांट्स को किसने खाया, ये हर्बीवोर्स ने खाया, है ना। फिर हर्बीवोर ये सब मरे, ये लोग डिकम्पोज हुए तो डेट्राइटस में बने। अब इसकी लीव्स अगर टूटेंगी, अगर लीव्स गिरेंगी, देखो क्या हुआ, ये रॉक था, है ना, यहाँ में फॉस्फेट था। फॉस्फेट से ये जब वेदरिंग हुई तो ये फॉस्फेट्स कहाँ, सॉइल में रिलीज़ हो गया। सॉइल से किसने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। अब जब प्लांट मरेगा या फिर इसको खाने वाला बंदा मरेगा, दोनों में ही फॉस्फोरस होगा, है ना। फिर वो डेट्राइटस का जब डिकम्पोजिशन होगा तो फाइनली फॉस्फोरस अगेन सॉइल में रिलीज़ हो जाएगा, है ना, सॉइल में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर जब सॉइल में ये रिलीज़ होगा तो फिर ये वाटर बॉडीज़ में एंटर करेगा, है ना। फिर वहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा और फिर अब देखो आपको ये मालूम होगा कि जब ये वाटर बॉडीज़ में एंटर करेगा तो ये ओशन के बेड पर जाएगा, है ना। और ओशन का बेड तो बनता रहता है, नया बन जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली ओशन के बेड में जाएगा तो ये रॉक्स में बेसिकली चला जाएगा, जो ओशन बेड के रॉक्स हैं वहाँ पे ये फॉस्फोरस चला जाएगा, है ना। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये पानी का लेवल नीचे होगा, है ना, और अपलिफ्टिंग होगा रॉक्स का, तो यही फिर से रॉक्स बन जाएंगे, है ना, फिर से रॉक्स ऊपर आ जाएंगे।
और फिर ये टूटेंगे, तो ये फिर साइकिल जो है ये चलती चली जाएगी, है ना। तो ऐसे चलता है क्या, ऐसे हमारा चलता है फॉस्फोरस का साइकिल, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या मतलब है कि भाई देखो, इकोसिस्टम जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे जैसे भाई हम इकोसिस्टम पेड़ काटते हैं तो हमको वुड मिलती है जलाने के लिए, वुड इज़ अ फ्यूल, है ना। तो ये एक सर्विस ही है जो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ना। ये वुड जो है, या आंटी जो कैरी कर रही हैं वुड, है ना, तो ये बेसिकली फॉरेस्ट से लाई है ना, तो ये एक सर्विस ही है। फिर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमको प्रोवाइड करता है, हमें अच्छा लगता है जब हम पेड़ों के बीच में मूव करते हैं ना, वो भी एक सर्विस है, ठीक है। तो इन सब सर्विस को जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं, है ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, है ना, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, मिटिगेट करते हैं ड्रॉट्स को, फ्लड्स को, साइक्लोन्स को, है ना, ये सब होता है। उसके बाद फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल्स की, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इतना सब ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सर्विसेज हैं, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इसमें ना कुछ कुछ डिवाइडेड हैं चीज़ें कि कौन कौन सी टाइप के सर्विसेज होती हैं। एक होती है प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद करना है कौन कौन सी सर्विसेज है। एक होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज, एक होता है रेगुलेटिंग सर्विसेज, एक होता है कल्चरल सर्विसेज, और एक होता है सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। अब कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस सर्विसेज में आती है ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है कि भाई जो भी हम बेनिफिट्स लेते हैं नेचर से, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टिम्बर हो गया, वुड हो गया, फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब इकोसिस्टम में तो हमको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये सब जो है ये क्या हो गया, प्रोविजनिंग सर्विसेज में आ गया। ये सब किस में आ गया, प्रोविजनिंग सर्विसेज में। मतलब जो भी हम बेनिफिट्स डिराइव करते हैं इकोसिस्टम से डायरेक्टली, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, वुड, फ्यूल, ये सब किस में आ गया, प्रोविजनिंग सर्विसेज में, ठीक है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग मतलब जैसे वो रेगुलेट करता है, फ्लड्स को रेगुलेट करता है ना, साइक्लोन्स को प्रिवेंट करता है, तो ये सब रेगुलेटिंग सर्विसेज है ना। पॉलिनेशन में असिस्ट करता है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो बाकी फ्लावर्स नहीं आएंगे, है ना। डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, इरोजन एंड फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है, कार्बन स्टोरेज में फ्लड करता है, तो ये सब रेगुलेट करता है। कार्बन को रेगुलेट करता है, फ्लड को रेगुलेट करता है ना, पॉलिनेशन को रेगुलेट करता है। अगर ये नहीं होंगे तो ये सब कुछ होगा ही नहीं ना फिर तो, है ना। तो ये हो गई रेगुलेटिंग सर्विसेज। फिर होती हैं कुछ कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज मतलब ये वाली, जैसे ना नॉन मटेरियल बेनिफिट्स, मतलब आपको अच्छा लगता है बस, मतलब अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, इकोसिस्टम अच्छा है, वाइल्ड लाइफ आसपास है तो हमको अच्छा लगता है ना। सो नॉन मटेरियल बेनिफिट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल, इंक्लूडिंग हाउ इकोसिस्टम्स प्ले अ रोल इन local, national and global cultures, the building of knowledge, the spreading of ideas, creativity, interactions with the nature, है ना। हम बोलते हैं ना दिल टूटना चाहिए कोई म्यूजिशियन बनने के लिए, तो वो जब दिल टूटता है और लोग यहाँ पे ऐसे और मतलब ऐसी जगहों पे जाके लिखते हैं, आर्ट देखते, आर्ट बनाते हैं, सॉन्ग्स कंपोज करते हैं, तो वो सब भी एक सर्विसेज है, नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं। उसके बाद एक सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। सपोर्ट सर्विसेज में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है तो हमको फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रेंट साइकिल को मेंटेन करता है, सॉइल को बनाता है ना, वाटर साइकिल को बनाता है, और ये सब सपोर्ट करता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब सपोर्ट सर्विसेज हैं, राइट। तो ये हो गया अपना मॉड्यूल 2 कंप्लीट, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।